Hi friend, this is Santosh Singh and I am once again back with the second part of class 9th Polity chapter 2 What is democracy? Why democracy? ठीक है। पिछले लेसन में हम लोग देखे थे ओवरव्यू और व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आज हम लोग पिछली क्लास में सिंपल डिफिनीशन पढ़े थे जिसमें पढ़े थे डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। और आज हम लोग का फर्दर आगे डिस्कशन होगा मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, क्या होता है मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, इसमें काफ़ी हम लोग इंटरेस्टिंग एक स्टोरी पढ़ेंगे। देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ था कि अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे उनके द्वारा मिलिट्री कूप हुआ था। ठीक है, मिलिट्री कूप क्या होता है? मिलिट्री कूप होता है कि जब किसी भी स्टेट में जब गवर्नमेंट को पावर को जब मिलिट्री उस पर हथियार लेता है, मिलिट्री उस पावर को गेन कर लेता है और इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर से हटा दिया जाता है, उसको हम लोग मिलिट्री कूप कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया था और ख़ुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिए थे उन्होंने। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ था कि उन्होंने अपने डिजाइनेशन को प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त कर दिया उन्होंने खुद को। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ था कि उन्होंने फर्दर 2002 में जाकर के उन्होंने एक रेफरेंडम किया। ठीक है, रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम एक प्रपोज़ल होता है, मास प्रपोज़ल होता है जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि आप इस इशू के साथ एग्री करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, उसको हम लोग रेफरेंडम कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि एक रेफरेंडम किया था और अपना टेन्योर को, अपने पीरियड को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, लेकिन इस रेफरेंडम के बारे में जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं इवन विद इन द पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पाकिस्तान का मीडिया भी इस रेफरेंडम के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो रेफरेंडम था वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस से भरा हुआ था। माल प्रैक्टिसेस का मतलब हो गया कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब ने गलत तरीक़ों का इस्तेमाल किया था इस रेफरेंडम को अपने फेवर में लाने के लिए। ठीक है, गलत तरीका मतलब वोटिंग के दौरान प्रपोज़ल के दरमियान उन्होंने मिलिट्री पावर का यूज़ किया था। ठीक है, और लोगों को बरगलाया था ताकि लोग उनके फेवर में वोटिंग करें। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे सीरिया के बारे में कि सीरिया में एकमात्र बाथ पार्टी है और यहाँ पे एक डेमोक्रेसी है। और यहाँ से पूछा जा रहा है कि अगर आपको सीरिया में आना है तो आपको जो है सो पहले बाथ पार्टी का मेंबरशिप गेन करना पड़ेगा। और एक ही पार्टी का मेंबरशिप गेन करने का मतलब है कि उस पार्टी के जो आइडियाज़ हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है, उसके साथ आपको एग्री होना पड़ेगा। अगर आप नहीं एग्री करते हो तो आपको सीरिया में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल है, व्हाट डज दिस क्राउन ऑफ लीव्स ऑफ डेमोक्रेसी सिग्निफाई? तो यहाँ पे जो आप लीव्स देख रहे हैं इस डेमोक्रेसी के ऊपर, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये जो लीव्स है यहाँ पे ये क्या सिग्निफाई करता है, ये आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया था कि उन्होंने अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। ठीक है, उन्होंने अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया और जिस लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और पाकिस्तान के जितने भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज थे सबको डिसमिस कर दिया। ठीक है, सबको डिसमिस कर दिया। इसके अलावा उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की और जिस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर को भर दिया। ठीक है, और ये नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो थे वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको सलाह मशवरा करते थे और उन्हीं के राय से फर्दर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो काम किया करते थे। ठीक है,
इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में फिर जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जब स्थापना हो गया तो फिर उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन भी करवाया, इलेक्शन कराया और इलेक्शन भी हुआ, उसमें रिप्रेजेंटेटिव चुने भी गए। और लेकिन यहाँ जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो सभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर काम करते थे, उनके सलाह मशवरा पे ही काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में हमको इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको हटाया गया, मिलिट्री कूप के द्वारा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उन पावर को हासिल की। उसके अलावा वहाँ इलेक्शन भी हुआ, असेंबली भी आई, लेकिन उस असेंबली के पास कोई पावर नहीं था, उनको क्या करना था नहीं करना था ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तय करती थी और मिस्टर परवेज़ मुशर्रफ तय करते थे। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक चीज़ जानने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी में अगर कोई भी अगर डिसीजन हो हमारा, ठीक है, अगर डेमोक्रेसी में हमारा जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, उनके हाथ में होना चाहिए जो लोगों के द्वारा क्या हो, इलेक्टेड हो। ठीक है, जब तक लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगा तब तक वो स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिसीजन मेकिंग पावर एक परमानेंट बॉडीज़ के पास है, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो वो डिसीजन हमारे फेवर में ले या ना ले इस बात का कोई गारंटी नहीं रहता है। ठीक है, अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा डिसीजन मेकिंग पावर है तो अगर वो किसी कारण से अगर डिसीजन लोगों के अगेंस्ट है तो हमारे पास अभी भी मौका होता है कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर से हटा सके। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग सीखते हैं कि जो फाइनल डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर must rest with those elected by the people। आज का लेसन यही ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।